हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का एक तरफा टॉपिक आदिकाल। तो आदिकाल के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम MCQ के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स HPLT टेट पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय क्या निर्धारित किया था। ऑप्शन दे रखे हैं संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से संवत 1325, सन 1000 से सन 1400, या फिर सन 943 से सन 1318 ईस्वी तक। जल्दी से चूज़ कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय निर्धारित किया था संवत 1050 से संवत 1375। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया था, जो ईस्वी सन में आता है 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक निर्धारित किया था। और उनके द्वारा किए गए संपूर्ण काल विभाजन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहले आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1050 से 1375 तक। और उसके बाद है पूर्व मध्यकाल बोले तो भक्ति काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1375 से 1700 तक। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल बोले तो रीति काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और उसके बाद है आधुनिक काल बोले तो गद्य काल, तो इसका समय निर्धारित किया था संवत 1900 से लेकर 1984 तक। तो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है। ऑप्शन दे रखे हैं वीर गाथा काल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल, या फिर चारण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है चारण काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, और इस पुस्तक में जो है हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन करते हुए इस प्रारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने बताई थी 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर किस आलोचक ने वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर मिश्र बंधु ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से जो है संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया था। उन्होंने इस काल की 12 महत्वपूर्ण प्रमाणिक पुस्तकों जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो आदि में जो है वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति को देखकर यह नामकरण किया था। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर रस परक काव्य की प्रधानता को रेखांकित करते हुए उसे वीर काल कहने वाले विद्वान कौन थे। ऑप्शन दे रखे हैं विद्यानिवास मिश्र, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर रस परक काव्य की प्रधानता को रेखांकित करते हुए उसे वीर काल कहने वाले विद्वान थे वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल कहने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नाम से प्रभावित होकर, लेकिन साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस प्रारंभिक कालखंड को वीर काल नाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिचंद वर्मा आदिकाल को किस नाम से पुकारना उचित समझते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं संधि काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, या फिर संक्रमण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल के नाम से पुकारना उचित समझा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संक्रमण काल।
तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हरिचंद वर्मा आदिकाल को संक्रमण काल बोले तो ट्रांजिशन पीरियड के नाम से पुकारना उचित समझते हैं। उनके साथ डॉक्टर राम खिलावन पांड्या ने भी जो है इस कालखंड के लिए इसी नाम का सुझाव दिया था। और इस नामकरण के पीछे मुख्य तर्क यह है कि यह समय जो है भाषा, समाज और साहित्य की दृष्टि से एक भाषा से दूसरी भाषा बोले तो अपभ्रंश से पुरानी हिंदी में प्रवेश करने तथा विभिन्न राजनैतिक व सांस्कृतिक बदलावों का दौर था। और आपकी सुविधा के लिए जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के कुछ अन्य चर्चित नाम और उनके प्रस्तोता इस प्रकार है। पहला है संधि काल एवं चारण काल। बोले तो आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? तो वो कहा है भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला है सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला है बीजवपन काल। तो आदिकाल को बीजवपन काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है आधार काल। तो आदिकाल को आधार काल नाम से संबोधित किसने किया है? डॉक्टर सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। और नेक्स्ट है अपभ्रंश काल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है भाई डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, चारण काल या फिर वीर काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। वीर गाथा काल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया। तो वीर गाथा काल को जो है मिश्र बंधु ने नाम दिया था प्रारंभिक काल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु ने वीर गाथा काल बोले तो आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस कालखंड को जो है आगे दो उपभागों में विभाजित किया था। पहला है पूर्व आरंभिक काल, नेक्स्ट है उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल का समय बताया है मिश्र बंधु ने संवत 700 से संवत 1343। और उत्तर आरंभिक काल का समय बताया है मिश्र बंधु ने संवत 1344 से लेकर संवत 1444 तक। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आदि काल को क्या कहना ठीक समझते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं वीर काल, वीर गाथा काल, चारण काल या फिर संधि काल एवं चारण काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल एवं चारण काल कहना ठीक समझा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदि काल को दो भागों में विभाजित करते हुए इसे संधि काल एवं चारण काल कहना ठीक समझा है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस कालखंड को विभाजित इस प्रकार किया है। पहला है संधि काल। तो इसका जो कालक्रम है वो बताया है संवत 750 से संवत 1000 तक। इस काल में अपभ्रंश और हिंदी भाषा का मिलन हो रहा था। तो अगला है चारण काल। तो चारण काल का समय निर्धारित किया है संवत 1000 से संवत 1375 तक। इस काल के कवि जो है राजाओं के दरबार में रहकर उनकी वीरता का गान करते थे। तो अगला क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल सिद्ध करने वाले लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल सिद्ध करने वाले लेखक राहुल सांकृत्यायन थे। उन्होंने इस कालखंड को जो है दो मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर यह नामकरण किया था। पहला है सिद्ध, अगला है सामंत। तो सिद्ध में जो है सिद्धों और नाथों की धार्मिक एवं आध्यात्मिक रचनाओं के लिए जो है सिद्ध नाम दिया था। और सामंत जो है तत्कालीन राजाओं बोले तो तत्कालीन सामंतों या फिर तत्कालीन राजाओं के पराक्रम और दरबारी संस्कृति पर लिखे गए वीर गाथा काव्यों के लिए जो है सामंत नाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदिकाल को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं चारण काल, संधि काल, वीर काल या फिर अपभ्रंश काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदिकाल को जो है अपभ्रंश काल कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना था। उनके साथ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी जो है इस कालखंड के लिए इसी नाम का समर्थन किया था। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, आदिकाल या फिर वीर काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा।
आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को नाम दिया था आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने वीर गाथा काल को जो है निम्नलिखित नाम दिए थे। पहला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसे आदिकाल नाम दिया था। उनके द्वारा दिया गया यह नाम जो है आज हिंदी साहित्य में सर्वाधिक मान्य और प्रचलित है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जो है जय काव्य भी कहा है, जय काव्य या फिर जय काल। तथा बाल्य अवस्था काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो क्वेश्चन है, आदि काल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। उन्होंने इस काल को जो है यह नाम इसलिए दिया क्योंकि उनके अनुसार इस काल में हिंदी साहित्य के विकास के बीज बोए जा रहे थे, जो आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल के रूप में विकसित हुए। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल बोले तो आदि काल के कुछ अन्य प्रमुख नाम और उन्हें नाम देने वाले विद्वान कुछ इस प्रकार है। आदि काल को चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु, वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदि काल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन, और संधि काल एवं चारण काल कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन कवि सर हपा ने किस काव्य शैली में रचनाएं की? ऑप्शन दे रखे हैं प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, उपरोक्त दोनों में या फिर दोनों में नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन कवि सर हपा ने जो है दोनों में नहीं, इन दोनों शैली में अपनी रचनाएं नहीं की। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन सिद्ध कवि सर हपा ने मुख्य रूप से दोहा चौपाई पद्धति बोले तो कड़वक शैली और गीति शैली में अपनी रचनाएं की है। वे हिंदी साहित्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं डिंगल, पिंगल, डिंगल पिंगल या फिर कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन काव्य भाषा को जो है डिंगल पिंगल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन काव्य भाषा को मुख्य रूप से अपभ्रंश कहा जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत आभास हिंदी या फिर पुरानी हिंदी नाम दिया है। इस काल के साहित्य बोले तो विशेषकर रासो काव्यों में अपभ्रंश के साथ क्षेत्रीय बोलियों के मेल से दो प्रमुख भाषा शैलियाँ विकसित हुई, जिन्हें निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो पहली शैली थी डिंगल। यह अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है वीर रस की रचनाओं और राजाओं की युद्ध गाथाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था। यह सुनने में थोड़ी कठोर और कर्कश लगती थी, जो युद्धों के दृश्य से अनुकूल थी। और अगली भाषा शैली थी पिंगल। यह अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है श्रृंगार रस बोले तो प्रेम और कोमल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने जो है किस भाषा में रचना की? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा में। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने जो है अपनी रचनाएं राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में की थी, बोले तो डिंगल शैली में अपनी रचनाएं की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश तो ये सही हो जाएगा। अगर आपको डिंगल दे रखा होगा तो डिंगल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, श्रवकाचार या फिर पदावली। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम है श्रवकाचार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी की पहली रचना को लेकर जो है साहित्य जगत में दो अलग अलग दृष्टिकोण है, जिनमें से एक जो है हस्तलिखित बोले तो पांडुलिपि और दूसरा बोले तो आधुनिक रूप से छपाई बोले तो मुद्रण पर आधारित है। तो पहला है हिंदी में सर्वप्रथम रचना बोले तो हस्तलिखित। तो हस्तलिखित रचना है भाई श्रवकाचार। लेखक है इसके जैन आचार्य देवसेन और इसकी जो रचना है वो कब हुई थी? 933 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना।
और इसमें जो है 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। और अगला है आधुनिक रूप से पहली प्रकाशित बोले तो छपी हुई पुस्तक, इसका नाम है प्रेम सागर और लेखक है लल्लू लाल। यह जो है 1803 ईस्वी के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दौरान तैयार हुई और बाद में प्रकाशित की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है श्रावक धर्म संबंधी 250 दोहों के संग्रह श्रावकाचार्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सरहपाद, स्वयंभू, देवसेन या फिर देव। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो श्रावक धर्म संबंधी 250 दोहों के संग्रह श्रावकाचार्य के रचयिता है देवसेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रावकाचार्य के रचयिता जैन आचार्य देवसेन थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की थी, जिसे हिंदी साहित्य की पहली प्रमाणिक रचना स्वीकार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता किस काल के काव्य में पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं पूर्व मध्यकाल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर मध्यकाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता जो है ये पाई जाती है भाई आदिकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल के काव्यों में पाई जाती है। इस काल के चारण और भाट कवियों ने एक तरफ युद्धों का सजीव और ओजस्वी वर्णन करने के लिए वीर रस का प्रयोग किया है, तो दूसरी तरफ जो है राजाओं के विवाह, प्रेम और रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए श्रृंगार रस को अपनाया है। अक्सर इन काव्यों में युद्धों का मूल कारण भी किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करना ही दिखाया जाता है, जिससे दोनों रस जो है एक दूसरे से जुड़ गए। और ध्यान दीजिएगा, वीर रस के प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। इसमें जो है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और मोहम्मद गौरी के साथ उनके भीषण युद्धों का वीर रस से भरपूर वर्णन है। और अगला है परमार रासो, बोले तो आला अखंड के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसके रचयिता है जगनिक। इसमें आला और उदल नामक दो वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों का ऐसा जोश से भरा वर्णन है, जिसे आज भी वर्षा ऋतु में वीर रस के गीतों के रूप में गाया जाता है। और अगला है श्रृंगार रस के प्रमुख ग्रंथ। पहला है बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाले। यह पूरी तरह से एक श्रृंगार रसपरक विरह काव्य है। इसमें अजमेर के राजा बिसलदेव और उनकी रानी राजमती के प्रेम, रूठने, वियोग और फिर से मिलने की कहानी है। अगला है विद्यापति की पदावली। तो पदावली में जो है मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित इस ग्रंथ में राधा और कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत कोमल और श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों का परिचय देने वाली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों का परिचय देने वाली पुस्तक है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों बोले तो भक्तों और कवियों का परिचय देने वाले दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं 84 वैष्णवों की वार्ता। इसमें महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने 84 शिष्यों बोले तो भक्तों और कवियों का जीवन चरित्र और परिचय दिया गया है। और अगला है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 252 शिष्यों का जीवन वृत्त और उनका परिचय संकलित किया है। तो अगला क्वेश्चन है आदिकाल वीर रसपरक रचनाओं में प्रयुक्त होने वाली कठोर वर्णीय भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे डिंगल, डिंगल पिंगल, पिंगल भाषा या फिर ब्रज भाषा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल वीर रसपरक रचनाओं में प्रयुक्त होने वाली कठोर वर्णीय भाषा को कहते हैं भाई डिंगल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आदिकालीन श्रृंगार रसपरक रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में किन वर्णों का अधिक्य होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कठोर वर्णों, कोमल और कठोर वर्णों के मिश्रण, तत्सम प्रधान शब्दावली का। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन श्रृंगार रसपरक रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में जो है कोमल वर्णों का अधिक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन श्रृंगार रस रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में मुख्य रूप से कोमलकांत वर्णों और अनुनासिक ध्वनि का अधिक्य होता है। क्वेश्चन है भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले नाभादास की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रवकाचार्य, भक्तमाल, वर्ण रत्नाकर,
या फिर बाहुबली रास? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली नावादास की कृति का नाम है भक्तमाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली नावादास की प्रसिद्ध कृति का नाम भक्तमाल है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना नावादास ने लगभग 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में की थी। भक्तमाल में जो है 200 भक्तों के जीवन चरित्र और उनकी महिमा का वर्णन 316 छप्य छंदों में किया गया है और इसे हिंदी साहित्य में भक्तों के संबंध में लिखा गया पहला व्यवस्थित जीवनी ग्रंथ माना जाता है। इसमें कबीर, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास जैसे महान संतों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संत वाणी संग्रह तथा भक्त नामावली के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सरहपाद, देवसेन, ध्रुवदास या फिर पुष्पदंत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संत वाणी संग्रह तथा भक्त नामावली के लेखक है ध्रुवदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भक्त नामावली के प्रसिद्ध लेखक राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत श्री ध्रुवदास जी है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना 42 लीला के 6ठे अध्याय के रूप में इस ग्रंथ का निर्माण किया था। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली रचना का श्रेय निम्न में से किस कृति को दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं श्राव का चार, मृगावती, कवित रत्नाकर या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली रचना का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि और उसकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को जो है हिंदी की पहली रचना माना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जिसका संपादन 1184 ईस्वी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह कवित रत्नाकर के संपादक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माता दीन या फिर नावादास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह कवित रत्नाकर के संपादक थे माता दीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न जो है कवित रत्नाकर नामक एक ऐतिहासिक प्राचीन काव्य संग्रह के संबंध में है, न कि रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध मौलिक रचना कवित रत्नाकर के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नाम की दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहला है कवियों की काव्य रचना का संग्रह, तो यह है कवित रत्नाकर संवत 1633 से 1576 ईस्वी और लेखक और संपादक इसके है माता दीन मिश्र। और यह जो है शिव सिंह सेंगर के प्रसिद्ध ग्रंथ शिव सिंह सरोज जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था, उससे भी पहले लिखा गया एक ऐतिहासिक कविवृत्त संग्रह है। इसमें माता दीन मिश्र ने अपने समय के 20 प्रसिद्ध कवियों की काव्य रचना का संकलन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सरोज से पूर्व की जिन महत्वपूर्ण संग्रह कृतियों का उल्लेख किया है उसमें माता दीन मिश्र का यह कवित रत्नाकर अत्यंत प्रमुख है। और अगला है सेनापति की मौलिक कृति। तो सेनापति की मौलिक कृति भी है वही कवित रत्नाकर जो जिसका संपादन हुआ था संवत 1706 से 1649 ईस्वी। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें 5 तरंगे बोले तो 5 अध्याय और 394 छंद है। इसका आधुनिक संपादन पंडित उमाशंकर शुक्ल ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने जो है कबीर दास, रैदास, नावादास आदि संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया है? ऑप्शन दे रखे हैं धर्मदास, गोकुलनाथ, गुरु गोविंद सिंह या फिर शुक्ल ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए था भाई गुरु अर्जुन देव जी, परंतु ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है कबीरदास, रैदास, नावादास आदि संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक रूप से गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का मूल संपादन और संकलन कार्य सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में किया था। उन्होंने ही पहली बार इसमें कबीरदास, रैदास, नामदेव और बाबा फरीद जैसे संतों की वाणियों को ससम्मान शामिल किया था। परंतु आपके परीक्षा पत्र में जो है विकल्पों में अर्जुन देव का नाम शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है गुरु गोविंद सिंह ही सबसे उपयुक्त और सही उत्तर है। तो अंतिम संकलन और प्रमाणीकरण देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है
सन 1705 से 1706 ईस्वी में इस पवित्र ग्रंथ का अंतिम व विस्तारीकरण संकलन तैयार किया था और उन्होंने जो है अपने पिता और नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को इस ग्रंथ में जोड़ा और इसे पूर्णता प्रदान की। इसके बाद जो है सन 1708 ईस्वी में उन्होंने ही इस पूरे संकलन को सिखों के शाश्वत और जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब घोषित किया। तो अगला क्वेश्चन है 20 कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह वर्ण रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो 20 कवियों की काव्य रचना के संग्रह वर्ण रत्नाकर के लेखक का नाम है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण रत्नाकर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के मूल लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर है। हालांकि आपकी परीक्षा पत्र की शब्दावली 20 कवियों की काव्य रचना के संग्रह में जो है एक मामूली मुद्रण त्रुटि है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तव में यहाँ कवित रत्नाकर पूछा जाना चाहिए था, जिसे गलती से वर्ण रत्नाकर लिखा गया है। और इस संबंध में दोनों महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नलिखित है ताकि परीक्षा में जो है आपका उत्तर गलत ना हो। तो पहला है, यदि यह जो है 20 कवियों के संग्रह के संदर्भ में है तो ये जो है कवित रत्नाकर होना चाहिए, ना कि वर्ण रत्नाकर। तो कवित रत्नाकर जिसका संपादन संवत 1633 से 1576 ईस्वी में हुआ और इसके संकलनकर्ता या फिर लेखक है मातादीन मिश्र। और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन कविवृत्त संग्रह है, जिसमें मातादीन मिश्र ने 20 प्रसिद्ध प्राचीन कवियों की काव्य रचनाओं का संकलन किया था। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न इसी विशिष्ट शब्दावली के साथ पूछा जाता है। और अगला है, यदि मूल नाम के आधार पर देखें तो वर्ण रत्नाकर कहा जाएगा। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर जो है ये कोई कवियों की कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध गद्य ग्रंथ है, जिसे विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय है, जिसमें तत्कालीन नगर, नायक, ऋतुओं और व्यवस्थाओं का गद्यात्मक वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो विकल्पों में मातादीन होने पर वही सही उत्तर होगा। प्रश्न में जो है कवित रत्नाकर की जगह वर्ण रत्नाकर छप जाने के कारण यदि जो है विकल्प में ज्योतिरेश्वर ठाकुर दिया गया हो तो नाम के आधार पर वही सही माना जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, संत कवि गिराविलास में किन कवियों की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन दे रखे हैं कबीरदास, रैदास, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी, देवभूषण और गणानंद, केशव, चिंतामणि और बिहारी जी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, संत कवि गिराविलास में जो है किन कवियों की काव्य रचनाएं संकलित है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास, रैदास और नाभादास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं पुष्पदंत, सरहपाद, स्वयंभू या फिर चरपटनाथ। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि है वही स्वयंभू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास दोनों कहा जाता है। इन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा में रामायण पर आधारित पौमचर्यू नामक महाकाव्य की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि की तरह राम कथा को अपभ्रंश में प्रस्तुत करने के कारण इन्हें जो है यह उपाधि मिली थी। और अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे पुष्पदंत, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महापुराण और जसहरचर्यू है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें जो है भाषा की जड़ कहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। अगला है सरहपाद, इन्हें जो है राव सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि है और इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। अगला ऑप्शन दे रखा है चरपटनाथ, तो ये नाथपंथ बोले तो नाथ साहित्य के प्रसिद्ध 9 नाथों में से एक सिद्ध योगी और कवि है। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि किसे स्वीकार किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं गणेश सिंह वेदी, ब्रज कवि, चरपटनाथ या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि जो है
ये चरपट को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाथ साहित्य बोले तो नाथ पंथ के सुप्रसिद्ध 9 नाथों में से एक योगी चरपट नाथ को हिमाचल प्रदेश के साहित्यिक इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। तो चरपट नाथ का ऐतिहासिक संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबा रियासत से है। चंबा के राजा साहिल बर्मन के ये समकालीन और गुरु थे। इन्होंने अपनी वाणियों और काव्यों में स्थानीय बोलियों और जन भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें हिमाचल प्रदेश की धरती पर हिंदी साहित्य के आदिकाल तथा पहाड़ी भाषा का पहला कवि स्वीकार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार निम्न कवियों को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से जो है किसे हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहाँ पर जो है पहला कवि वैसे तो सरहपा को माना जाता है, पर वो यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार सर्वमान्य मत हिंदी का पहला कवि सरहपा या फिर सरहपाद को स्वीकार किया गया है। चूंकि मुख्य 4 विकल्पों में सरहपा का नाम शामिल नहीं है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इस प्रश्न का सही उत्तर स्वयंभू को माना जाएगा। और इसका कारण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने जो है अपभ्रंश के सबसे पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि माना था। और नेक्स्ट हम विभिन्न विद्वानों के निजी मत देखते हैं। तो पहला है शालीभद्र सूरी। तो शालीभद्र सूरी को जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। अगला है मुंज। तो राजा मुंज को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना था। अगला है स्वयंभू। तो स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। और अगला है पुष्पदंत। तो इन्हें जो है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नाम से जो है हिंदी का पहला कवि माना है। और यदि जो है आपके परीक्षा में सरहपा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परीक्षा में जो है सरहपा मेंशन ना हो ऑप्शन में, तो आपको स्वयंभू पे मार्क कर देना है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ।